बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। देखिए, खुदा के निज़ाम के मुकाबले में जब भी कोई निज़ाम कायम हुआ, वो फिरौन का हो, शिदाद का हो, नमरूद का हो, किसी का हो, वो कभी भी देर पा नहीं हुआ। उसको ज़वाल आना था और आके रहना था। इसमें एक और भी आपको बल्कि मज़े का टोटका भी दूँगा नाज़रीन को, ये मुझे याद करवाइएगा कि जब कोई आप लोगों को ये आमलीन की दुनिया का टोटका चलें, मैं बता ही देता हूँ, फिर भूल जाएँगे हम, कि जब आप लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द हो या आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो कोई पैरानॉर्मल मामला, तो इन सब के जितने भी खुदा के दुश्मन या अहले बैत के दुश्मन या जो भी सारे अव्वल से लेके आखिर तक, शिदाद, नमरूद, जो भी हामान, सामरी, इनके नाम कागज पे लिख के ना, इनके और इनकी पट्टियां सी बना लें और उनको अपने जिस्म पे फेर के जूते मार के आग में डालें, तो उसका इम्पैक्ट देखें। तो इनको ये ना नजर आने वाली दुनिया का ना, ये चलें कभी ट्राई कर लीजिएगा। ये मैंने किया हुआ, मुझे पता है, लेकिन ये बड़ा इफेक्टिव है। तो क्यों? कुरान में भी है, लानत करने वाले लानत करते हैं, अल्लाह ताला लानत करता है, लानत करने वाले भी लानत करते हैं। तो ये जो लानत है ना, अब अल्लाह के दुश्मनों पे या जो इस इंसानियत के दुश्मनों पे, जाहिर बात है खुदा और उसकी अवाम तो एक ही खाने में है, कि अल्लाह और उसके बंदे। उसके मुकाबले में जो भी आए, जहाँ भी आए, इंसानियत दुश्मनी का जो भी करे, तो आप अगर उस पे बरात का ऐलान करेंगे, उस पे लानत मुलामत का मतलब होता है कि आप बेजारी, आप अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। तो वो एक इफेक्टिव अमल है। क्यों? क्योंकि आप दोबारा उसका, देखिए, मैं जब आपसे आपसे दुश्मनी का इजहार करूंगा ना, तो ये बात तय है कि मैं कभी भी आपसे मामलात नहीं करूंगा या मैं आपके शिकंजे में नहीं आऊंगा। इसलिए सबसे ज्यादा शैतान से महफूज रहने का तरीका ये है कि उससे बरात का ऐलान, उससे दुश्मनी का इजहार किया जाए, ताकि आप उसके शिकंजे में ना आ जाएं। समझ रहे हैं? और आपको दुश्मन की पहचान रहे। अब हुआ ये है कि ये सारे जो ममालिक थे, ये एक उस शैतानी निज़ाम, शैतानी जाल के, उसका जैसे कहते हैं ना कि असर में आए, और इन्होंने जो भी निज़ाम कायम किए, ये कहने को ही इंसानियत के वो अलमबरदार हैं, कहने को ये सारी चीज़ें थी, लेकिन ये सब खत्म होना था। वो अरबों, वो ये यूरोपियन, वो एक ही बात है, दोनों का टाइम आ गया। अरबों का भी, इनका भी। अभी जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो तो अभी इधर, बल्कि यूरोपियन जितने भी हमारे फेलो रह रहे हैं उधर, वो कमेंट करके आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस टाइम इकोनॉमिक क्राइसिस, यूके में एहतजाज, तनख्वाहें बढ़ाने पे एहतजाज यूके में, और ये सारे कंट्रीज उस सारी इन्फ्लेशन से लेके एनर्जी प्राइसेस हाई से लेके सबका शिकार हो रहे हैं। और ये सबको जैसे कहते हैं कि ये प्रॉब्लम का सामना है, तो इकोनॉमी तो जमीन बोस अभी हो रही है, सामने है। वो जो खुशहालियों वाली बातें हैं ना, वो अब नहीं रही। और रही सही कसर ये है कि ये प्यूटन को प्रवोक कर रहे हैं, बार 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 अमेरिकन उस तरीके से इनको प्ले कर रहे हैं। तो हम तो चलो बेचारे, वो क्या कहते हैं कि बैकवर्ड नेशंस में आते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इनके अकलें देखे ना, ये बड़े साइंसदान बनते थे, ये भी अमेरिकन उसके शिकंजे में आए हैं और प्ले हो गए हैं, और ये उससे निकल भी नहीं पा रहे। और इनको सब समझ आ रही है, जाहिर बात है, इनमें भी कोई जैसे कहते हैं साहिब अकल लोग हर तबके में हर जगह होते हैं। वो भांप नहीं पा रहे कि कितनी खूबसूरती से अमेरिका इनको, वो जैसे कहते हैं यूक्रेन या बहाने यूक्रेन के, कैसे मतलब ले गया है उस मामले में, और प्यूटन चाइना अब इनको ले जाएंगे। अरबों डॉलर जो अमेरिका है ना, उसने यूरोप के यूक्रेन वाली जंग में लगवा दी हैं। देखिए, वो लगवा दिए, असल में पीछे एक ही सिस्टम है। ये जब इसको आप अलग-अलग समझेंगे तो गलत है। पूरी दुनिया में आपके ये बल्कि अब ये गुफ्तगू हम जब करते हैं तो बड़ा रिस्क पे आते हैं, मार्क हो जाते हैं। और लेकिन मसला ये है कि हम सोच रहे हैं, आज बेटा मेरा बात कर रहा था, बचपन जैसे शर्माते हो ना, कोई शादी की बात हुई, तो मैंने कहा बेटा तुम लोगों के दौर में अब शादियां शुदियां नहीं है, तुम लोग तो अब सिर्फ ये सोचो कि जान कैसे देनी है, मर्दों की तरह देनी है या री री करते देनी है। अपनी मौत को जो है ना डिफाइन करो
कि तुमने मर्दों की तरह जाना है या रोते धोते छुपते छुपाते मार खा के जाना है। तो वो हंसने लगा, बाबा ये क्या बात हुई? मैंने कहा आप तैयारी करो, तुम शादियों के ख्वाब देख रहे हो, मुझे तो तुम लोगों की कोई शादी की प्लानिंग की वो नहीं है, तुम लोग सिर्फ अपनी जैसे कहते हैं तैयारी करो। तो बात वही है कि अब तो वो टाइम, वो चीजें, वो जो फेर है वो आ चुका है। और ये जिनको नहीं समझ आ रही, कैसे नहीं समझ आ रही भाई? अभी ये 1938, 1924, 1900 जंगे दोम, कितना खून, कितने अमेरिकन जहाज। अच्छा उस वक्त भी याद करें कि इधर अमेरिका अपना वजन डाल रहा था आके, उस वक्त भी अमेरिका इस वॉर में शामिल था, जब कभी हिटलर, कभी कोई, ये पूरा खिता खून बहा है, कितना बहा है। फिर उसी के नतीजे में ये इसराइल का वजूद आया कि भाई उधर अनसेफ है, एक अपनी जगह आबाद की जाए, और इस तरीके से ये पूरी कहानी की गई। तो अब इसमें तो कोई भाम ही नहीं है कि भाई आप लोगों ने नहीं देखनी, जो अब के मतलब इस सदी के लोग थे। तो हर सदी ने देखी है, इस सदी ने भी देखनी है, वो टाइम आ चुका है। फैजल ये अपना ये बताइएगा कि ये जो केमिकल हमले जो होने हैं, एक मुल्क जो है वो यूरोप के ऊपर कीमियाई हमले करेगा और दूसरा जो बहिरा रूम के किनारे आबाद एक मुल्क है, जब वो बम बना लेगा या वो हासिल कर लेगा, तो वो फिर वो चलाने से भी नहीं रुकेगा और तबाही तब होनी है ज्यादा। ये आप किस तरह प्रिडिक्ट कर रहे हैं? देखें, ये 19-20 हो सकती होती हैं इलाका वाइज, जैसे कहते हैं ना एरिया वाइज प्रेडिक्शंस थोड़ी बहुत इधर उधर हिलती हैं। हिलती ऐसे हैं जैसे कि हम अभी तक गजवा हिंद का एरिया प्रॉपर मार्क नहीं कर पाए। हम कभी उसमें अफगानिस्तान को शामिल करते हैं, ईरान को शामिल करते हैं, कभी नहीं करते। कभी हम समझते हैं बस ये जो पुराना इंडिया था या पुराना महाभारत की जो जो वो थी, या बड़े सगीर जिसको कहते हैं, बस इसी में जो है वही है। कभी हम कहते हैं कि नहीं ये जस्ट पाकिस्तान और इंडिया है, ठीक है। तो हम अभी तक इसको नहीं मार्क कर पाए। इसी तरीके से जब हम खरासान की बात करते हैं या काले झंडे इस तरफ नमूदार होने की बात करते हैं, तो उसमें भी हम ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों को शामिल करते हैं मशरिक में। लेकिन पॉसिबल ही है, वो सऊदीया का मशरिक था ना, तो उसमें तो यमन भी आ गया, शाम भी आ गया, समझ रहे हैं? तो मशरिक में तो सब पॉसिबल है। अब जो हमला है ना इस टाइम, तो वो प्यूटन बेहतरीन उसकी उसमें फॉर्म में है कि वो कर सकता है, और ये जिस तरीके से उसको प्रवोक कर रहे हैं कर भी देगा। और दूसरी जो आपने बात की है कि केमिकल हमले की, उसकी मैं आपको बता देता हूँ। कीमियाई हमले में ये नहीं होता कि वो एसिड फेंका जाएगा, वो एक्चुअली बायोलॉजिकल वेपन की ही बात समझ लें आप उसको। कीमियाई से जैसे कहते हैं ना, बायो जैसे अटैच्ड है ये बैक्टीरियल। और उसकी वो जो मिसाल है, अब आपको मैं थोड़ा सा नाजरीन के इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि ये जो रशिया और यूक्रेन का इशू है ना, बेसिकली इसके पीछे बायोलॉजिकल लैब्स हैं जो यूक्रेन में बनाई गई हैं, और उन लैब्स में बड़े हद तक चाइना का और रशिया का ये कहना था कि अमेरिका ने ये लैब्स के जरिए ये जो कोरोना वाली सारी कहानी हुई है, ये इधर से हुई है, ये बन रही थी। तब ये जब फौरन कोरोना के बाद ही आपने देखा ये इशू बढ़ा है, यूक्रेन वाला। और असल में ये बायो वेपन्स थे। अमेरिका चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि कोरोना वायरस जो इधर से निकला है, चाइना और रशिया अमेरिका के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। तो इसका और मतलब यूक्रेन उसकी लैब्स हैं, यूक्रेन में उसकी लैब्स हैं। इसलिए सबसे ज्यादा जो सफर किया है एक्चुअली चाइना ने की है, उसके बाद यूरोप ने की है। जो तादाद जैसे कहते हैं ना कम हुई है। और बल्कि आप वो देखें कि इसका नाम वो डेटॉल पे लोगों ने देखा कि डेटॉल की शीशियों पे पहले से ही लिखा हुआ था, इटली से निकला था, इटली के अंदर था, इटली का पुराना कोई वो, उसकी मुझे अब एग्जैक्ट अचानक जेहन से निकल गया। ये सारी कहानी उन दिनों बड़ी चल रही थी कि ये सबसे पहले इटली में था, डेटॉल पे खसूसन लिखा होता है। तो ये सारा असल में ये जो कीमियाई या बायोलॉजिकल कह लें, मुझे लगता है ज्यादा बेटर है, क्योंकि खमीर ही उसके पीछे एक वो है, एजेंट है। लेकिन मेरा जो मानना है, बल्कि आपके तवज्जुह से मैं एक कॉल भी दे दूं, जितने भी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं हमारे, वो लाजमी राब्ता करें,
क्योंकि अगले आने वाले वक्त में हम बतौर मुस्लिम या अपनी एक जो पहचान है वो इससे जरूर कर सकते हैं कि जब हम मेडिकली, मैं इनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स दूंगा जिस पे ये अगर अमल करके इम्प्रेस कर सकते हैं ताकि पूरी दुनिया में हमारी एक पहुंच जाए हकानियत इस्लाम की या मुस्लिम्स की, कि हम इनको बगैर इनकी मेडिकल साइंस के बंदे ट्रीट करके देंगे। तो उसके लिए जितनी भी रिक्वेस्ट है अमेरिकन डॉक्टर्स खसूसन जो सुन रहे हैं, जो दूसरे कोई डॉक्टर्स हैं यूरोपियन कैनेडियन, तो वो कम से कम आए और उनका मैं ग्रुप फॉर्म करके उनको थोड़ी सी गाइडलाइंस दूं, उन पे देखेंगे तो इंशाल्लाह महसूस करेंगे कि हम बिल्कुल सही सोच रहे थे और काफी लोग रिकवर भी हो रहे हैं मेरे जो जाती कंसल्टेंसी में होते हैं। तो असल चक्कर ये है कि मेरा मानना है कि ये जो बैक्टीरिया या ये जो कोरोना, ये आपकी शैतानी या जिन्नात ही समझ लें इसको, और मैं बीमारी को जिन्नात ही मानता हूँ, मैं बीमारी को शैतान मानता हूँ, मैं बीमारी को या बैक्टीरिया या वायरस को, जो मेरा अपना देखने का नजरिया और जिस वजह से मैं काफी हद तक सक्सेसफुली ट्रीट भी कर पा रहा हूँ लोगों को, तो उसके पीछे मुझे यही लगता है कि शैतान या आप दूसरे मानों में जिन समझ लें, तो यही सब है। बिल्कुल सही है। ये बताएँ कि ये जो आतिशफ़शां फटने वाली बातें, एक आतिशफ़शां फटेंगे और एक वो दमदार सितारा जो है, वो नमदार होगा। तो ये सारा यूरोप के हवाले से पेशगोइयाँ हैं। तो ये टाइम कब आपको लग रहा है कि ये इनके ज़ायचे में कब ये होना है? देखें अब इनके सर पे जंग, तो जैसे हम पूरे सब भी ट्रांसफॉर्मेशन के अमल में तो चलेगी है पूरी दुनिया, 85 साल सबके पूरे हुए हैं, यूरेनस सबके लिए अपनी करवट बदल गया, तो टाइम तो सबको हर सदी में ये सबको देखना ही होता है, वो आ गया। लेकिन जो आतिश पेशाब फटने की बात है ना, वो गर्मी से रिलेट करते हैं। कि ग्लोबल और जी हाँ ग्लोबल जी, वार्म वो मुझे लगता है कि जो मार्स ईयर, अगर नेक्स्ट ईयर को मान लिया जाए कि मार्स का साल होगा, जंगों का साल होगा, गर्मी का साल होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी का साल होगा, तो इस साल जैसे कहते हैं कि ठंड ठंड से रिलेटेड मसाइल का सामना रहा। आपने देखा शिकागो वगैरह में भी इस दफा बड़ी ज्यादा ठंड मार्क हुई और उसके तूफान भी आए। आपके भी नमूनिया के केसेस पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा रहे और अभी तक भी आपकी गंदम की एवरेज वो नहीं आ सकी क्योंकि सर्दी उस तरीके से ज्यादा देर रही। तो आगे अपकमिंग टाइम में ये हो सकता है कि इस साल हम सर्दी को फेस करें, तो अगले साल हमें ये सारी गर्मी से रिलेटेड मामलात या ये जो लावे फटने से रिलेटेड, तो उस तरह की चीजों का सामना रहे। बिल्कुल सही है। ये जो बहीरा रोम के किनारे जो आबाद मुल्क नोस्ट्राडामस ने भी जो है वो नोस्ट्राडामस ने पेशगोई की थी, वो तुर्की बनता है। तो एक रवायात में ये भी आता है कि तुर्की और चाइना मिलकर ये जो है ना जो बड़ी जंग होनी है उसमें पाकिस्तान का साथ देंगे और ये वाले जो दूसरे ममालिक हैं इनको शिकस्त होगी और ये एटम बम बनाएंगे और ये चलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे और बड़ी तबाही तब होनी है। देखिए ये लॉजिकली होना ये है जो आपको नजर आ रहा है कि जो रशियन नेक्सिस है वो देखें, रशियन, सीरियन, ईरान, आपका अफगानिस्तान, चाइना और तुर्की भी एंटी अमेरिका, पिछले दिनों जब उन्होंने डॉलर को वो किया सब किया, तो वो अब आपके कोर्ट में ही आ चुका है। कतर भी किसी हद तक जो है इसी का पार्ट है अब। और इसी तरीके से आपने देखा कि अमेरिका कहता रहा बिन सलमान को भी कि ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाओ, तो वो भी रशियन उसमें चल रहा था इन्फ्लुएंस में। और अभी भी ये यमन के मामले में उन्होंने मांगे अड्डे या चीजें, तो उन्होंने कहा हम अपनी जगह से नहीं करने देंगे अटैक। तो इससे मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉक तो नेचुरली फॉर्म होता होता चला गया और हो गया है। अब तो जैसे ही ये इसराइल के बहाने अरबों पे ये जंग नाफिज होनी है, और जैसे यूरोप यूक्रेन के बहाने यूरोप में, इसराइल के बहाने अरबों पे, तो डेफिनेटली चाइना की कोशिश होनी है कि इधर ही अमेरिका के घुटने लगवा दे, बजाय उसको वो थाईलैंड और उस साइड से कोई ट्रबल आए इधर ही इनको एंगेज कर दे, तो मरेंगे परले मरेंगे। तो ये पूरी कोशिश होगी कि इस मौके को जाया ना किया जाए या जाया ना होने दिया जाए। तो अब ये जो आपकी है एटॉमिक उसकी जो आप बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रशिया अब जब शाम को हथियार दे सकता है आगे के लिए,
तो तुर्की को भी दे सकता है जहां के लिए वो चाहे। सही है। अब मेरे जो यूरोप वाले दोस्त भाई और हमारे जो ऑडियंस हैं, ख़वातीनो हज़रात हैं, जो आप कह रहे थे कि उसामा साहब जो है ना वो यूरोप नहीं डूबता, यूरोप के हवाले से जो है ना ये गलत पेशगोई कर रहे हैं, उनके लिए आखिरी मैसेज ज़रा आप क्या देना चाहेंगे? देखें, जिस दिन यूक्रेन अनाउंस हो जाए कि वो शामिल हो गया नेटो में, उस दिन बस अपनी उस दिन अपनी टिकटें शिकटें सीधी कर लें। बस ये जिसको समझ आ गई उसको बचना है, जिसको समझ नहीं आई वो मौज करे। बाकी बिल्कुल, जिनको तैयारी करनी है, जिनको ये बात अल्लाह ताला की तरफ से देखे, खुदा ने हमेशा इंसान को जब रेस्क्यू किया इल्म के जरिए किया है, नॉलेज के जरिए किया, आगाही के जरिए किया है। ये वाहिद सोर्स है, यही नूर है, इल्म को नूर कहा गया है। इसी के जरिए वो हमेशा इंसानों को बचाता है, इसी के जरिए वो रेस्क्यू करता है। तो डेफिनेटली ये बात बड़ी मतलब हुआ है कि अब अगर किसी को समझ देनी है अल्लाह ने, तो इल्म के जरिए आपको मुझे बहाना बनाए, किसी और को बनाए। दुनिया में हर जगह लोग, डिफरेंट लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने तबकों में इस अवेयरनेस की। तो इनके लिए तो बस ये है कि पाकिस्तानी जमीन बहुत वसी है, और इसमें कम से कम जैसे कहते हैं अपनी मूलियां अपने प्याज कूट के जिंदा तो रहेंगे। तो इधर जरा अपनी पाकिस्तानी एग्री की तरफ जरा ध्यान दें, और अपने जैसे कहते हैं ना कि इधर के इंतजाम अभी से ही हल्के फुल्के रखें। ठीक है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया उसामा साहब आपके वक़्त का। नाज़रीन आपने बड़ी यूरोप वाले जो दोस्त हमारा कह रहे थे कि ये नहीं होना, उनके लिए बड़ी आई ओपनिंग वीडियो है। उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखेंगे, तनकीद ज़रूर करें लेकिन थोड़ा-सा रैशनली चीज़ों को देखेंगे। इजाज़त नहीं, दीजिए। उसमें भी रिजवान साहब आप एक बात ख्याल किया करें, देखिए 50,000 लोग देखता है, लाख लोग देखता है, उसमें 2 4 5 10, तो डेफिनेटली देखें इस पे मैं नहीं समझता। मैं भी कई दफा कमेंट्स देखता हूँ तो मुझे वो क्या कहते हैं, जहर तो चढ़ जाती है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यार आउट ऑफ ये 50,000 अगर 5-10 लोग कमेंट कर भी दें तो डैम के कोई बहुत अच्छे आपके लोग आपको दुआएं देते हैं, हमें दुआएं देते हैं, फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि यार यही बात तो हम अपने घर वालों को कह रहे थे, तो घर वाले नहीं सुन रहे हमारी। कई आज एक अमेरिका में बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि यार मैं ना 10 सालों से फूड शूट अपने टिन बहुत पहले से टिन लेके रखे हुए हैं, और वो टिन वो हैं जो 25 साल की एक्सपायरी वाले। कोई उसका बता रहे थे, कोई नाम मेरे अब जेहन से निकल गया। तो कह रहे थे मेरे घर वाले हंसते हैं, मैंने असला रखा हुआ है, मैंने घर में पीछे क्यारी लगाई हुई है, तो मैं बड़ा ये पहले से ही सेंस कर रहा हूँ इन चीजों को, अगली आने वाली उनको। और इस तरह काफी लोगों ने मुझसे राब्ता किया है जो कहते हैं कि हम खुद सेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले नहीं मानते और वो हमें मजाक समझते हैं। तो ये हमारी वीडियोस तो उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि तस्कीन कल्ब का भी जरिया है, और जैसे कहते हैं ना कि उनको मजीद तकवीयत मिलती है कि वो अकेले नहीं है।